आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जी चंद्रैया जी, यहाँ उपस्थित गंगावती के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, बहनों भाइयों और मीडिया के मित्रों, आज गंगावती में आगमन के बाद मुझे बहुत खुशी है कि मैं अंजनेत्री में जाकर हनुमान जी का, बजरंगबली का दर्शन ले पाया। और वहां पर जो प्रसन्नता मुझे मिली है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए मैं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपको मिलने के लिए आया और हनुमान जी का भी दर्शन पाया। इससे अच्छा और दूसरा क्या योग हो सकता है। आज यहां गंगावती के प्रबुद्ध नागरिक सभी इकट्ठा है और मेरे विचार आप तक पहुंचाने का काम मैं आज यहां पर कर रहा हूं। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में 2014 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 30 वर्ष के बाद एक पूर्ण बहुमत की टोटल मेजॉरिटी की सरकार बनी और पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की। आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी जिस नए भारत की बात करते थे, उस नए भारत का निर्माण हम अपनी ही आंखों के सामने आज देख पा रहे हैं। मोदी जी ने सबसे पहले कोई चीज अगर इस देश में बदली होगी तो इस देश की डिलीवरी सिस्टम। इस देश में एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम थी जिसको भ्रष्टाचार ने, करप्शन ने ग्रसित किया था। आपको याद होगा कि जिस समय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो राजीव जी कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 1 रुपये भेजता हूं, तो लास्ट मैन को, आखिरी आदमी को 15 पैसे मिलते हैं, केवल 15 पैसे। 85 पैसे, 85 पैसे व्यवस्था खा जाती है। कौन कहता था? देश का प्रधानमंत्री कहता था कि 85% पैसा करप्शन में जा रहा है, लेकिन वो व्यवस्था को सुधार नहीं पाए। आप देखिए, इंदिरा जी के जमाने में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने नारा लगाया था गरीबी हटाओ का, लेकिन न इंदिरा जी गरीबी हटा पाई, न राजीव जी गरीबी हटा पाए, न नरसिंह जी गरीबी हटा पाए। कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेताओं की गरीबी हटी, लेकिन देश की गरीबी नहीं हट पाई। इसका कारण क्या था? इस देश के अंदर एक करप्ट इस प्रकार की डिलीवरी सिस्टम थी। पैसा तो गरीबों के नाम से निकलता था, लेकिन कभी गरीबों तक पहुंचता नहीं था। ये सारा का सारा पैसा व्यवस्था के दलाल ये खा जाते थे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कहा, न मैं खाने दूंगा न मैं खाऊंगा, मैं किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं दूंगा, और भ्रष्टाचार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और सबसे पहले मोदी जी ने एक डिजिटल डिलीवरी सिस्टम तैयार की।
इस देश के अंदर जिस समय जनधन के खाते मोदी जी खोल रहे थे, देश के अंदर 52 करोड़ परिवार ऐसे थे कि जिनके पास कोई बैंकिंग का सिस्टम ही नहीं था, जिन्होंने कभी बैंक देखी ही नहीं थी। और जब तक आप किसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं लाएंगे, तब तक आप उस तक एक सीमलेस डिलीवरी सिस्टम नहीं पहुंचा सकते। इसको समझकर मोदी जी ने सबसे पहले बैंकों में खाते खुलवाए। जब लोग जनधन के अकाउंट खोल रहे थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे जनधन के अकाउंट खोलकर क्या फायदा है, अकाउंट खोलने से कोई अमीर हुआ है, अकाउंट खोलेंगे तो पैसा कहां से आएगा। लेकिन मोदी जी ने जनधन अकाउंट के साथ साथ आधार का लिंकेज किया, और आधार का लिंकेज करने के बाद मोदी जी ने सीधा, आपने देखा होगा कि इसको मोबाइल के साथ जोड़ दिया, और इसके कारण एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट इस प्रकार की डिलीवरी सिस्टम तैयार हुई। आज देखिए, अगर हम किसान सम्मान योजना की बात करते हैं, 6,000 रुपया मोदी जी किसानों को, फार्मर्स को देते हैं, 4,000 रुपया कर्नाटक की सरकार देती है। कर्नाटक में 10,000 रुपया किसानों को मिलता है। पुराना जमाना होता तो किसान ये चक्कर मारते रहते, कभी तहसीलदार के पास, कभी तलाठी के पास, कभी और किसी के पास, मेरे पैसे दे दो, और वो कहता हमारे क्या है ये पहले बताओ, जब हमारे मिलेंगे तो तुम्हारे मिलेंगे। मोदी जी ने सिस्टम ही खराब कर दी। अब दिल्ली से मोदी जी एक बटन दबाते हैं और कर्नाटक के 55 लाख रैतू के किसानों के खाते में सीधा पैसा जाता है। कोई 1 रुपया मांग नहीं सकता, 1 रुपये का करप्शन हो नहीं सकता। आज मोदी जी ने इस देश में हर घर शौचालय बनाने का निर्णय किया। विचार कीजिए, हमारे कर्नाटक में 55 लाख शौचालय बने। 55 लाख का अर्थ होता है 2 करोड़ लोग। इसका मतलब 2 करोड़ लोग ये शौचालय के लिए बाहर जाते थे। उन 2 करोड़ में कम से कम 1 करोड़ महिलाएं थी। उन महिलाओं को जिस प्रकार की लाज को झेलना पड़ता था, आज मोदी जी ने सीमलेसली सीधे खातों में पैसे देकर और 2 करोड़ लोगों को शौचालय दिया। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में कर्नाटक के अंदर 25 लाख लोग अपने मकान में गए हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनको 1 पैसा भी किसी को ब्राइब नहीं देनी पड़ी, भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ा। सीधा लोगों के घरों के लिए पैसा आया और घरों में इस्तेमाल हुआ तो लोगों के घर बने। आज उज्ज्वला जैसी योजना में महिलाओं को गैस का सिलेंडर मिला, 1 पैसा किसी को नहीं देना पड़ा। आज हर घर जल की योजना में कर्नाटक में 45 लाख घरों में आज जल आया, नल आया, किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ा। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें कि अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं मोदी जी ने तैयार की, आज मुद्रा जैसी योजना में 24 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन मिला, और इन 24 करोड़ में 12.5 करोड़ महिलाओं को लोन मिला। किसी को बैंक में 1 पैसा नहीं देना पड़ा। भाई साहब रुक जाइए यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? आप शांति रखिए। आप लोग ही झगड़ोगे तो कैसा होगा? शांति के साथ, प्रेम के साथ। तो जिस प्रकार से इस देश की डिलीवरी सिस्टम को मोदी जी ने बदला, आज 9 साल में मोदी जी की सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा चला और आखिरी आदमी तक गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, आज देश का जीडीपी ये इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा है। आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने।
हम लोग जब मोदी जी सरकार में आए तो दुनिया की 11वीं बिगेस्ट इकोनॉमी थे। अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब 9 सालों में 11वें से 5वें नंबर पर हम आए। और सबसे खुशी की बात क्या है, जिन अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने पौने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, हमने उनको भी पीछे छोड़ दिया। अब वो हमारे पीछे है और हम अंग्रेजों से आगे चले गए। और ये जीडीपी ग्रोथ कहां से आई? ये केवल बड़े लोगों से नहीं आई, बड़ी इंडस्ट्री से तो आई, लेकिन जो निवेश मोदी जी ने, आज जब एक घर बनता है तो जीडीपी ग्रोथ होती है, एक घर में पानी पहुंचता है तो जीडीपी ग्रोथ होती है। हमारे अध्यक्ष जी तो स्वयं इकोनॉमिस्ट है, वो बता सकते हैं कि जब इस प्रकार से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, उसके कारण 32 कोर इंडस्ट्री को फायदा होता है, उसके कारण लोगों को जॉब मिलते हैं, उसके कारण जीडीपी की ग्रोथ होती है, उसके कारण अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सारे देशों में जो डेवलप्ड नेशन है, वो सारे डेवलप्ड नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट के मॉडल से ही डेवलप हो पाए। और हमारे देश में वो मॉडल मोदी जी ने लाकर दिखाया। आज आप देखिए 2014 में भारत का बजट हुआ करता था 15 लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़। आज भारत का बजट है 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़। 2013-14 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम पैसा खर्च करते थे 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा करते 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़। यानी 10 गुना ज्यादा पैसा हम लोग आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हैं। ये पैसा आया कहां से? कहां से ये पैसा आया? मोदी जी के पास कोई झाड़ तो लगा नहीं है कि पेड़ से पैसा तोड़कर लाएंगे। इस देश के अंदर एक टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी मोदी जी ने तैयार की। देखिए, जिस समय हमारे देश में जीएसटी का कानून लाया और मोदी जी ने कहा कि ये जीएसटी को लाने के बाद देश में व्यापार बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा, जो हमने हमारे स्टेट्स के बीच एक आर्टिफिशियल दीवार तैयार की, इसको तोड़ना पड़ेगा, तब लोगों को व्यवसाय मिलेगा। और जीएसटी लाया तो हमारे कांग्रेस के भाई कहते थे कि अरे भाई जीएसटी आया, ये तो फेल होने वाला है। 40 देशों में जीएसटी फेल हो गया और भारत में भी वो फेल हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने उसको यशस्वी करके दिखाया। और अभी जो साल समाप्त हुआ, उस साल इस देश में 18 लाख करोड़ रुपया जीएसटी हमने जमा किया, जो एक रिकॉर्ड है। और अभी जो महीना खत्म हुआ, इस महीने में एक नया रिकॉर्ड हुआ। अप्रैल महीने में 2 लाख करोड़ का जीएसटी हमने जमा किया। तो पहले जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, टैक्स की चोरी होती थी, जो सारा पैसा ब्लैक मनी के रूप में लोगों की तिजोरियों में बंद होता था, जीएसटी के कारण वो सारा पैसा लोगों की तिजोरी से निकला और देश की, कंट्री की तिजोरी में आया। तो हमारा बजट 15 लाख करोड़ से 45 लाख करोड़ पर पहुंचा। तो ये जो एक नई कार्य संस्कृति मोदी जी ने तैयार की, आज देखिए आपको आश्चर्य होगा, आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया। सबसे ज्यादा, हमने सबको पीछे छोड़ दिया। जब डिजिटल इंडिया मोदी जी कहते थे तो हमारे कांग्रेस के लोग कहते थे जी कैसे डिजिटल होगा, फिर किसान कहां से डिजिटल करेगा, फिर ग्रामीण में कैसा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। आज परिस्थिति ऐसी है कि देश में कोरोना के समय सभी के अकाउंट में पैसा जाता था और गरीब से गरीब आदमी अकाउंट से पैसा निकालता था। वहां से लेकर तो आज यूपीआई, एक पेमेंट गेटवे हमने तैयार किया। आज दुनिया कहती है कि आपका यूपीआई हमको दीजिए। ये ऐसा पेमेंट गेटवे तैयार हुआ कि अब मोबाइल से भी पेमेंट आप कर सकते हो, गरीब से गरीब आदमी भी पेमेंट कर सकता है। और अब कई जगह पर तो हम देखते हैं कि सब्जी बेचने वाला भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ले रहा है और लोग पेमेंट दे रहे हैं। तो सारा का सारा व्यवहार
ये डिजिटल कितने सालों में, मात्र 9 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का काम मोदी जी ने किया है। और इसलिए अब हम नहीं कहते, अब दुनिया कहती है कि 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और उसके बाद 2047 में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इस प्रकार से भारत के विकास को आगे ले जाने का काम मोदी जी ने किया। और ये करते समय मोदी जी ने कभी किसी पर भेद नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला तो हरेक को मकान मिला, उसकी जात नहीं देखी, उसका धर्म नहीं देखा, उसकी भाषा नहीं देखी, उसका प्रांत नहीं देखा, केवल गरीब को मिलना चाहिए, हर गरीब को व्यवस्थाएं मिले। ये मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति लाई। इससे पहले कांग्रेस के जमाने में हम देखते थे, कांग्रेस तो केवल अल्पसंख्यकों की बात करती थी, उनके लिए भी कुछ नहीं करती थी, लेकिन केवल अपीजमेंट की बात करती थी। मोदी जी ने कहा नहीं चलेगा भाई, सारे लोग समान है, जो गरीब है न उसकी जात देखूंगा, न धर्म देखूंगा, न भाषा देखूंगा, न प्रांत देखूंगा, हर गरीब का कल्याण करना ये मेरा काम है। और वो काम आज मोदी जी ने करके दिखाया। आप विचार कीजिए, हम सब लोग आज यहां पर बैठे 1.5-2 साल पहले क्या हम लोग ऐसा बैठ सकते थे? कोरोना की महामारी थी। कोरोना की महामारी में इकट्ठा आना तो छोड़ दीजिए, हम अपने रिलेटिव के घर भी नहीं जा सकते थे। कोई किसी रिलेटिव के घर चला जाता था तो रिलेटिव बोलता था ये कहां से आ गया भाई, ये कोरोना तो नहीं लेकर आ गया, ऐसा वो भी सोचता था। और ये हालत थी कि लोगों के सामने बहुत सवाल थे, बहुत चुनौती थी। कल मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप को कोरोना हुआ तो हॉस्पिटल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे घर वाले बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कल अनाज पाएंगे कि नहीं पाएंगे, 1 महीना अगर लॉकडाउन चला तो मेरी नौकरी का क्या होगा, 2 महीने बाद मैं खाऊंगा क्या। ऐसे कितने प्रश्न कोरोना के समय हमारे सामने थे। और ऐसे समय दृढ़ता से भारत में एक व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति का नाम था नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कोरोना के समय एक ऐसी लीडरशिप हमको दी। आप विचार कीजिए, अगर मोदी जी हमारे देश में वैक्सीन नहीं तैयार करते तो क्या हालत होती। दुनिया में केवल मात्र 5 देश वैक्सीन तैयार कर पाए, उसमें हमारा भारत देश है। अगर हमारे देश में वैक्सीन तैयार नहीं होती तो हम अमेरिका या इंग्लैंड के सामने हाथ फैलाकर खड़े होते कि मुझे, हमको वैक्सीन दे दो, हमको वैक्सीन दे दो, दान में दे दो, भीख में दे दो। वो कहते हैं आपको देंगे, लेकिन जरा लाइन में लगिए, पहले हमारे देश के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, फिर तुम बचिए, अगर वैक्सीन तो तुमको देंगे। हमारे देश में करोड़ों लोग मर जाते लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, मोदी जी ने पहचान कर इस देश के अंदर वैक्सीन तैयार की और 130 करोड़ लोगों को 2 बार वैक्सीन फ्री, मुफ्त देने का निर्णय मोदी जी ने किया। और आप विचार कीजिए, वैक्सीन तो तैयार हो गई, पर पहुंचे कैसे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अंडमान तक, इतना बड़ा भारत देश, 6 लाख गांव जिस भारत देश में है, जहां रेगिस्तान भी है, जहां पर्वत भी है, जहां बर्फ भी है, जहां समुद्र भी है, ऐसे हर गांव तक वैक्सीन को पहुंचाना भी है और एक टेम्परेचर पे पहुंचाना है, क्योंकि अगर गर्म हो गया तो नहीं चलेगा, कोल्ड चेन में वैक्सीन को पहुंचाना है। लेकिन ऐसा चमत्कार मोदी जी के राज में हुआ, रातों रात 3 लाख कोल्ड चेन तैयार हुई और 6 लाख गांव में एक साथ वैक्सीन पहुंची और 130 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगी। आज हम जिंदा है, इस वैक्सीन के कारण जिंदा है। और केवल ये वैक्सीन हमको मिली ऐसा नहीं है, उसके बाद मोदी जी ने 40 देशों को वैक्सीन दी, 40 कंट्रीज। मैं अभी 8 दिन पहले मैं मॉरिशस गया था। मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का उद्घाटन था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और मैं
साथ में वो उद्घाटन करने वाले थे। हमने उद्घाटन किया और उसके बाद मॉरिशस के राष्ट्रपति जी को हम मिलने गए। मॉरिशस के राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा कि फडणवीस जी, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैंने कहा किस लिए आभार है? उन्होंने कहा जिस समय भारत में वैक्सीन लग रही थी उसी समय मोदी जी ने मॉरिशस को भी वैक्सीन दी। आज मॉरिशस जिंदा है तो मोदी जी के कारण जिंदा है। 40 देशों के लोग ये कहते हैं और इतना ही कर मोदी जी रुके नहीं। आप देखिए, अगर कोरोना के बाद की दुनिया की हालत हम देखें तो कोरोना के बाद अमेरिका में मंदी है, कोरोना के बाद ब्रिटेन में रिसेशन है, कोरोना के बाद यूरोप में रिसेशन है, कोरोना के बाद जापान में रिसेशन है, कोरोना के बाद चाइना में रिसेशन है। और हमारे बाजू के देशों की हालत देखिए, श्रीलंका रोज वहां पर मर रहा है, श्रीलंका के पास पैसा नहीं बचा। और पाकिस्तान की हालत तो यह है, 250 रुपए 250 रुपीज लीटर पेट्रोल हो गया, फिर भी पेट्रोल मिलता नहीं है। और गेहूं की रोटी के लिए दो भाई आपस में लड़ रहे। इस प्रकार की अवस्था आज पाकिस्तान में दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भीख का कटोरा हाथ में लेकर एक एक देश के सामने जाता है, थोड़े पैसे दे दो, थोड़े पैसे दे दो, थोड़े पैसे दे दो। ये हालत उनकी हुई। लेकिन मोदी जी ये जानते थे कि कोरोना के बाद रिसेशन आ सकता है, इसलिए मोदी जी ने कोरोना के तुरंत बाद 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया। जिस पैकेज के तहत मोदी जी ने जो हमारे एसएमई सेक्टर है, छोटे छोटे उद्योग है, इन उद्योगों को लोन दिया, इनको ऋण दिया, इनको एडिशनल कैपिटल दिया। बड़े उद्योगों के लिए योजनाएं तैयार की। सबका जो कैपिटल इरोजन हुआ था या किसी का लोन ओवर ड्यू था उसको और आगे बढ़ाया, उसके ऊपर ब्याज माफ किया, कई जगह पर कैपिटल सब्सिडी दी। हमारे जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं उनको एडिशनल कैपिटल दिया ताकि वो अपने काम को वापस शुरू कर पाए। तो देश की अर्थव्यवस्था चल पड़ी। और दुनिया में रिसेशन है, लेकिन भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना और 7 की आज रफ्तार से 7% की रफ्तार से भारत आज डेवलप हो रहा है। और भारत में कहीं पर भी हमको रिसेशन नहीं दिखता। ये मोदी जी ने इस देश के अंदर करके दिखाया है। वैसे तो मैं अगर बोलता रहूंगा तो 2 घंटे यही स्टोरी बताता रहूंगा, लेकिन आज देखिए ये जो मोदी जी ने बदलाव किया है। और उसके साथ साथ आज जहां जहां मोदी जी के साथ में बीजेपी की सरकारें हैं, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां पर मोदी जी का विकास तेजी के साथ जाता है। आज देखिए हमारे गंगावती को आज रेलवे स्टेशन का गिफ्ट और रेलवे लाइन का गिफ्ट मोदी जी की सरकार ने दिया। आज 2,500 करोड़ रुपया आज मोदी जी की सरकार रेलवे लाइन पर खर्चा कर रही है। आज हमारी कर्नाटक की सरकार ने हमारे बजरंगबली को वहां पर जाने वाले लोगों को सुविधा मिले, इसलिए 120 करोड़ रुपया वहां पर दिया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने कहा आप अगर 120 करोड़ रुपया देते हो हम भी यहाँ पर पैसा देंगे। केंद्र सरकार भी वहां पर मोदी जी की सरकार भी पैसा दे रही है। आज ये सारा परिसर जिस प्रकार से तेजी से विकसित हो रहा है, इसका कारण डबल इंजन की सरकार है। जहां पर मोदी जी के साथ बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर हमने देखा उन्होंने मोदी जी के गाड़ी को रोकने की कोशिश की, रफ्तार को रोकने की कोशिश की। मोदी जी को कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन मोदी जी की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचे, ऐसा प्रयास किया। ममता बनर्जी ने 5 सालों तक मोदी जी किसानों को जो पैसा देते वो नहीं देने दिया। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक मोदी जी जो पीएम जो हमारा जन आरोग्य योजना है, 5 लाख का बीमा है, वो दिल्ली में नहीं देने देते। तो जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां वहां रोकने का काम, टोकने का काम वहां वहां होता है। और जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर हमको ये दिखाई पड़ता है कि बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है। इसलिए मैं तो आपको ये अपील करने के लिए आया हूं कि
अब फिर कर्नाटक में चुनाव है और हमारे यहाँ हमारे मुनावली जी पारन्ना जी खड़े हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए, डबल इंजन चल रहा है, एक इंजन मोदी जी का है, दूसरा मुंबई जी का है। अब ये डबल इंजन के साथ ये ट्रेन बड़ी तेजी से आज विकास की ओर, बेंगलुरु की ओर जा रही है। ऐसे समय पारन्ना जी की बोगी भी उसके साथ लगा दी तो गंगावती का भी तो विकास तेजी से होगा। और पारन्ना की जगह दूसरी बोगी यहां लग गई तो इंजन जाएगा बेंगलुरु और बोगी जाएगी हैदराबाद। कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फायदा अगर लेना है तो हमको यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी को जिताना होगा। अब मुझे पता चला है कुछ लोग बेल्लारी से भी यहां पर आए हुए हैं, जिनको बेल्लारी में एंट्री नहीं है, वो यहां आकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। अगर गलती से चुनकर आ गए तो ये जितने पर्वत दिखते हैं ना, कुछ नहीं दिखेगा, सब खोद के ले जाएंगे। और अभी अध्यक्ष जी मुझे कह रहे थे कि इकोनॉमिक सेंटर है, वो चुनकर आ गए तो ये इकोनॉमिक सेंटर नहीं रहेगा, वसूली का सेंटर होगा। दो 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 ये सेंटर बन जाएगा। भाई, वो उनको वोट देना यानी अपना वोट खराब करना है, क्योंकि उनको वोट देना यानी कांग्रेस को चुनकर लाना है। कांग्रेस को चुनकर लाने के लिए वो खड़े हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये कौन सी भूमि है? ये बजरंग बली की भूमि है, बजरंग बली की भूमि। और कांग्रेस क्या कहती है? अगर हम चुनकर आएंगे तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। अब बजरंग बली की भूमि में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने वाली कांग्रेस को आप चुनकर देंगे? बताइए, चुनकर देंगे? नहीं देंगे, देने का सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, बजरंग दल ने किया क्या है? भारत माता की जय बोला है, जय श्री राम बोला है, बजरंग बली की जय बोला है। अब अगर इस देश के अंदर भारत माता की जय बोलना, अगर इस देश के अंदर जय श्री राम बोलना, अगर इस देश के अंदर बजरंग बली के जय बोलना ये अगर अपराध होगा, अगर ये अपराध होगा तो ऐसा अपराध हम हर रोज करेंगे। किसमें हिम्मत है हमको रोकने की? अरे, भारत में अगर जय श्री राम नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? भारत में भारत माता की जय कहें नहीं कहेंगे तो कहां? लेकिन इनकी नियत क्या है? देखिए, भारत माता की जय कहने वाले इनको नहीं चाहिए। इनको कौन चाहिए? दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जो लोग नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे 50, ऐसे लोगों के जाकर गले कौन मिलता है? राहुल गांधी जी उनके जाकर गले मिलते हैं। भारत के 1000 टुकड़े करने वाले इनको मंजूर है, लेकिन भारत माता की जय कहने वाले इनको मंजूर नहीं है। इसलिए इस चुनाव में फैसला हमको करना पड़ेगा। अरे, ये तो भूमि कौन सी भूमि है? ये ऐसी भूमि है जहां कृष्णदेव राय ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की थी जिसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और जिस समय हमारी संस्कृति परमोच्च बिंदु पर थी और दुनिया के लोग देखने के लिए आते थे कि विजयनगर का ये जो राज्य है ये कैसा राज्य है कि जिस राज्य में साहित्य, संस्कृति, भाषा, इसका इतना विकास कि दुनिया ने इतना विकास कभी नहीं देखा था, वो भूमि है। और ऐसी भूमि में जहां पर एक हिंदू राजा ने दुनिया को ये दिखाया कि राज कैसे किया जाता है, ऐसी भूमि पर क्या हम उन लोगों को चुनकर देंगे जिनको हिंदू शब्द से नफरत है, जिनके अध्यक्ष ये कहते हैं हिंदू शब्द अश्लील है, हिंदू शब्द ऑब्सीन है। आपको पता है ना, कांग्रेस के कार्याध्यक्ष ने कहा हिंदू शब्द तो अश्लील शब्द है, ये तो ऑब्सीन शब्द है। तो जिनको हिंदू शब्द ऑब्सीन लगता है उनको कहां भेजना चाहिए ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप लोग जानते हैं। इसलिए मेरे मुंह से मत बुलवाइए, लेकिन उनको उनकी जगह दिखाने की आवश्यकता है। और इसलिए हनुमान जी की कृपा आप सब पर है। और देखिए, हनुमान जी का क्या था?
हनुमान जी को जब कहा गया लंका जाइए, तो हनुमान जी ने कहा मैं कैसे जाऊं, इतना बड़ा समुंदर, इतना बड़ा सागर बीच में, मैं कैसे लंका जाऊं। तो उनको याद दिलाया कि जब आप छोटे थे तो आप सूरज को निगलने के लिए गए थे, आप में इतनी असीम ताकत है कि आप सूरज को निगल सकते थे, आप अपनी ताकत को भूल गए, महावीर हो आप, महावीर बजरंगबली, जाओ लंका। और फिर हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई, लंका पहुंचे, सीता माता से मिले, और जब रावण ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो अपनी पूंछ को लगाई आग और पूरी लंका को जलाकर ही वापिस आए। ये बजरंगबली है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं, अरे हम सब बजरंगबली को मानने वाले लोग हैं, अपने भीतर के बजरंगबली को जागरूक कीजिए, अपनी ताकत को जागरूक कीजिए। एक बार आपकी ताकत जागरूक हो गई तो बजरंग दल पर बैन लगाने की मानसिकता वाले लोगों की मानसिकता की लंका जलाने का काम ये 10 तारीख को आप लोग मिलकर कर सकते हो। इनकी मानसिकता की लंका को जलाना है। 10 तारीख को जब आप कमल का बटन दबाएंगे तो न केवल हमारे पाराना चुनकर आएंगे, बल्कि मोदी जी का साथ देने वाली, हमारे विकास को समझने वाली एक ऐसी सरकार जो बजरंगबली की जय कहने में अपने आप को धन्य मानती है, ऐसी सरकार इस कर्नाटक में फिर से आएगी। उसके लिए आपका आशीर्वाद मिले, इतना ही निवेदन आपसे करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।